चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा, एक तो थोड़े से जोश में रहा करो। ऐसे कहाँ, एक तो तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, एक गुड दो बच्चे मॉर्निंग रिप्लाई सर। कर। और दूसरी बात, सर गुड मॉर्निंग सर, सर गुड मॉर्निंग। गुड किसी से मॉर्निंग पूछो सर। कैसे चल गुड रहा मॉर्निंग है। सर। सर चल रहा है सर, इतनी कट गई सर, और कट जाएगी सर। तो भाई क्यों जी रहे हो, मुझे बताओ। क्यों जी रहे हो? फिर तो बढ़ जाओ। वैसे हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई, अनलिमिटेड प्लान है हमारा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतनी देर में भी दो चार आ गए होंगे, हैं? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो ऐसे रोते रोते, सर इतनी कट गई सर, और काट लेंगे सर, क्या है सर? सुबह सुबह का टाइम है एकदम जो, सर गुड मॉर्निंग। एकदम एक्टिव रहना चाहिए। घर में रजाई ओढ़ के बैठे हो क्या? है बेटा? रजाई ओढ़ के नहीं बैठ के सर। क्लास, तो फिर एकदम एक्टिव रहो। ऐसे समझो जैसे कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो, सामने टीचर बैठा है और आप क्लासरूम में ही बैठे हो, ऐसे ही समझो। और एक्टिव में रिप्लाई किया करोगे, सर बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है ना? ऐसे। अब बताओ कैसे हो? एकदम मस्त। एकदम सर मस्त। सर। वेरी गुड। सबकी आवाज आनी चाहिए ऐसे, एक दो जने की नहीं कि एक दो जने। कुछ लोग तो ऐसे बहुत लगता है बढ़िया बोले वो, सर। हाँ गुड सर अच्छे मॉर्निंग, हैं। यस सर अच्छे गुड हैं। मॉर्निंग, वेरी यस सर। गुड, वेरी गुड। कितने बच्चे हैं? यश, राहुल, प्रियांशु, कुणाल, जितेंद्र, हुसैन, डिम्पल। तो बेटा ये सबकी आवाज आनी चाहिए अपने को, समझे ना? चलो आज कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखिएगा एकदम एक्टिव मोड के अंदर। घर से पढ़कर आए कि नहीं पढ़कर आए बताओ? यस सर। यस वेरी गुड। सर। सब ऐसी मुझे गोली देते हो सर। या पढ़कर आते भी हो वाकई में? यस सर पढ़ के आए हैं। पढ़कर आए हो? वेरी गुड। यस सर। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा। इकोनॉमिक्स में जो है अपने को बहुत बढ़िया नंबर लेकर आने हैं। अच्छा खासा इसका वेटेज है, देख ही चुके हो आप। तो अपने को बहुत अच्छे से, पहले तो वेटेज कम था, अब तो फिर ज्यादा और हो गया, 50 की जगह 70 हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रही हो क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हम पढ़ माइक्रो इकोनॉमिक्स रहे। बट जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लगे। पर जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स जाएंगे, इट विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि वहां से डायग्राम्स आ जाएंगे, वहां से टेबल्स आनी चालू हो जाएगी, वहां से रूल्स आने चालू हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऐसे बहुत सारे नियम आएंगे। सो दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तब तक थोड़ा सा जो है ये बोरिंग रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। खैर, ग्रोथ डेफिनेशन की बात करते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट यहीं छोड़ा था। कल मैंने आपको कहा था 4 तरह की डेफिनेशंस होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने एडम स्मिथ और जेबी से की डेफिनेशन वेल्थ वाली पढ़ी ली थी। उसके बाद में अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, जो कि वेलफेयर की डेफिनेशन थी, और जो कि एडम स्मिथ के स्टूडेंट थे। और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, वेलफेयर भी जरूरी है, वेल्थ तो जरूरी है ही। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वेल्थ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वेलफेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और फिर इन दोनों की डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज करते हुए रॉबिन्स ने अपनी एक स्केयरसिटी की डेफिनेशन दी। और जैसा हमने आपको कल कहा था कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसके पीछे एक छोटा सा रीजन बस इतना सा है कि उन्होंने वापस से उनकी डेफिनेशन में हम वापस से इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वहां तक पहुंचे। कि रॉबिन्स, उनकी डेफिनेशन का नाम भी स्केयरसिटी डेफिनेशन है, और वो इसीलिए है क्योंकि रॉबिन्स एक बात कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपकी नीड्स क्या हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, और उन नीड्स से आपका वेलफेयर होता है नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि उनमें से कौन सी नीड्स पूरी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सो वी नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड वांट्स, लाइक सॉरी, वी नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द वांट्स। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, सारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, सारी नीड्स पूरी नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट अच्छी नीड और बुरी नीड। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑल्सो नॉट अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अबाउट हमारे सामने जो वेल नीड्स हैं उनमें से हमको कौन सी नीड पूरी करनी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। Economics is the study of selection or study of choice. It is an analytical science which tells you to analyze which need is important. और लास्ट में सैमुअलसन थे जिन्होंने जो डेफिनेशन दिया, ग्रोथ डेफिनेशन, दैट वाज ऑलमोस्ट कॉपीड फ्रॉम द रॉबिन्स डेफिनेशन। इट वाज ऑलमोस्ट सेम, बट इन्होंने 2 एलिमेंट्स इसके अंदर जोड़ दिए। पहला तो ये कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूसेजेस हैं,
सो वी नीड टू कंसीडर कि ऑल रिसोर्सेस को हम लोग, एक ही रिसोर्स को हम अलग अलग नीड्स को पूरा करने में यूज कर सकते हैं, नॉट ऑल द नीड्स साइमल्टेनियसली, बट हाँ एक रिसोर्स से 2 या 3 4 अलग अलग नीड्स पूरी हो सकती है। तो वी हैव टू मेक अ चॉइस। एंड सेकंड इज ही सेड you don't need to fulfill all the needs at present time, like the resources can be used to fulfill the future needs even। और मैंने एक बहुत अच्छी बात कल हमने डिस्कस की थी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी नीड को आपने अभी पूरा नहीं करा तो थोड़े दिनों में वो नीड ही खत्म हो जाती है, और चूंकि वो नीड ही खत्म हो गई, सो इन दैट केस आपको शायद फिर कम नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी रिसोर्सेज में। सो दैट वाज द सैमुअल्सन डेफिनेशन हु ऑल्टर्ड द रॉबिन्स डेफिनेशन अ लिटिल बिट and he created a new definition known as growth definition। ठीक है, और इन ग्रोथ डेफिनेशन की रीडिंग हम लोग एक बार कर लेते हैं जो शायद हम लोगों ने कल नहीं की थी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। स्केयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सो इट इज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट वुड हैव ऑल्टरनेटिव यूसेजेस to produce various commodities over the time for distributing them for consumption now or in future। दोनों बातें आ गई। एक तो रिसोर्सेज जो स्केयर हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूसेजेस हैं उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में, जो ऑल्टरनेटिव गुड्स हैं उनको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी उनको कैसे हम लोग यूज करते हैं उन कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में प्रेजेंटली और इन फ्यूचर। सर अरे हाँ बेटा, सर कमोडिटी कमोडिटी मतलब गुड्स बेटा, गुड्स को कमोडिटीज बोला जाता है। जो गुड्स होती है ना उनको कमोडिटीज बोलते हैं हम, ठीक है। इट एनालाइजेस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न और पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस, राइट, दैट हाउ टू यूज रिसोर्सेस। अलोकेशन करने का मतलब रिसोर्सेस को कैसे हम अलग अलग गुड्स को डिवाइड करने में यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। गुड। अब चलते हैं इनके डेफिनेशन के क्या मेन पॉइंट्स थे। लाइक द स्कैरसिटी डेफिनेशन इट आल्सो एक्सेप्ट्स अनलिमिटेड वांट्स एंड, मैंने कहा ना इसमें और स्कैरसिटी डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वहीं से कॉपी मारा है। इट आल्सो एक्सेप्ट्स अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेजेस। उन्होंने भी यही बोला था। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रेजेंट but also in the future। It means he introduced the concept of time element। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा कि उन्होंने यही तो चीज एक नई डाली थी, यही तो यूनिक चीज डाली उन्होंने, दैट इज यूनिक, ठीक है ना। बाकी ये तो सेम एज रॉबिन्स डेफिनेशन, ठीक है। He also adopted the dynamic approach of economics, considering economic growth as an integral part of economics। He's adopted a dynamic approach to study of economics, considering economic growth as an integral part of economics। क्यों इन्होंने इस पर कॉन्सेंट्रेट करा, इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे करा कॉन्सेंट्रेट इन्होंने। ही सेड इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो सब ने अपने अपने ज्ञान दिए ना। इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने बोला कि वेल्थ की बात करो। एडम स्मिथ ने, मैं लिखता हूं देखो यहाँ पे दोबारा से, एडम स्मिथ ने कई बार डिस्कस कर चुके लेकिन फिर भी लिखूंगा क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज रट जाए, इसके लिए हम कई बार लिखते हैं। एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात करी, ठीक है ना, और अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की बात करी, ठीक है। वहां से रॉबिन्स ने चॉइस की बात करी, चॉइस, और जो सैमुअल्सन है, सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी। उसने कहा कि यार ये तो ठीक है, देखो उसने भी क्या करा, उसने डिनाई कुछ नहीं करा, किसी ने किसी को डिनाई नहीं करा। वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करा। उसने कहा वेलफेयर भी, वेल्थ भी चाहिए पर वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्स ने बोला कि ठीक है वेल्थ वेलफेयर अपनी जगह है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चॉइस। सैमुअल्सन बोला सब ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वेल्थ की बात भी करेंगे, वेलफेयर की बात भी करेंगे और सिलेक्शन भी करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड है।
लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात भी तो करो। आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते। बोले वेलफेयर, वेल्थ, चॉइस सब अपनी जगह है, ठीक है, लीव इट, वो एक अलग बात हो गई। दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, कीप इट असाइड। बट वी नीड टू साइमल्टेनियसली टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात इन्होंने कैसे करी? इन्होंने, आपको याद हो तो, वो फ्यूचर कॉन्सेप्ट लॉन्च करा। इन्होंने बोला कि आगे तक की सोच के चलो भाई, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप सारे के सारे अभी यूज नहीं कर सकते। इन्होंने एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूसेजेस, इन दोनों की बात की थी ना इन्होंने, ऑल्टरनेटिव यूसेजेस, ठीक है ना। ये क्यों इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा? फ्यूचर कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव यूसेजेस वाला कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करा? इंट्रोड्यूस इसीलिए तो करा इन्होंने, ही सेड कि ये आप गुड्स की बात कर रहे हो, जिनको आप बना रहे हो, जो रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हो, इनके और भी यूज है भाई। तुम सिर्फ एक यूज पे कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हो, इकोनॉमी की बात करते हो, तो इकोनॉमी में तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में बात करनी है। तो वाई वी डोंट टॉक अबाउट द ऑल यूसेजेस? हाँ यार, ये बात तो ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करनी है तो सब चीजों की बात करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से ऑल्टरनेटिव यूसेजेस, फ्यूचर कॉन्सेप्ट की बात करी इन्होंने कि यार फ्यूचर के लिए भी सोच के रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट लाइक अभी हमने जो है यहाँ पे आज के कंजम्पशन की बात कर ली और बात हो गई, ऐसा नहीं होता है। यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर कॉन्सेप्ट, राइट? सो दिस ऑल हैज बीन डिस्कस्ड इन सैमुअल्सन डेफिनेशन। द डेफिनेशन इंक्लूड्स मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन एंड रॉबिन्स के, तो ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं। यहां तक बेटा किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप आराम से मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, लाइक फ्यूचर कॉन्सेप्ट दोबारा बता देते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं इसमें? कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो सैमुअल्सन मैं लेकिन समझाऊंगा ऊपर से ही, तो आपको थोड़ा लिंक करने में आसानी रहेगी। जैसे 1 मिनट लगेगा बस। हमने कहा ना कि किसी ने भी किसी की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज तो करा, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि आपकी बात को हम शामिल नहीं करेंगे। सैमुअल्सन ये कहता है कि ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, सैमुअल्सन ये कहता है कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वेल्थ की बात भी करेंगे, वेलफेयर की भी बात करेंगे, चॉइस की बात भी करेंगे। चॉइस मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो चूज करना पड़ेगा कौन सी नीड पूरी करनी है। पर वो कहते हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात क्यों नहीं करते? हमने पूछा भाई, आप कहते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो, कर लेते हैं। क्या करें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात में? बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है? उन्होंने कहा फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम लोग अभी क्या कर। अच्छा, यहां आकर मैं सैमुअल्सन को थोड़ा सा फेवर करता हूं। सैमुअल्सन ने कहा तुम अभी किसमें लगे पड़े हो? चॉइस। मान लेते हैं इन सब में सबसे अच्छी डेफिनेशन किसकी है? रॉबिन्स की। एक बार के लिए मान लेते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन सबसे अच्छी है, क्योंकि रॉबिन्स ने यह बताया कि हमें चॉइस करनी पड़ती है नीड्स में, क्योंकि सारी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, तो कुछ नीड को ही पूरा किया जा सकता है। किन नीड्स को पूरा किया करना पड़ेगा वो हमें डिसाइड करना है। सैमुअल्सन बोले कि आप जब ये नीड्स देख रहे हो तो आप फ्यूचर वाली नीड्स को क्यों नहीं देख रहे? बात तो ये भी ठीक है, फ्यूचर की नीड्स को भी तो देखो आप, फ्यूचर की नीड भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने फ्यूचर की नीड्स की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि हमें खाली अभी जिंदा थोड़ी ना रहना है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, वो तो जितने हैं, जैसे कोयला है, अब कोयला तो जितना है उतना ही है, कोयला ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरा बना देंगे। पानी धरती पे जितना है उतना ही है, उसको हम दोबारा तो बना नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोला कि आप फ्यूचर की जो नीड्स है उनका भी तो ध्यान रखो। आप ये भी ध्यान रखो कि जो रिसोर्सेज है इनको खाली प्रेजेंट में यूज नहीं करना है, इनसे फ्यूचर की नीड भी पूरी करनी। तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बीच में लेकर पड़ेगा ना, फ्यूचर कॉन्सेप्ट की बात करनी पड़ेगी ना हमें, वरना हम क्या करेंगे, आज हमारी जो नीड्स हैं उनके हिसाब से हम रिसोर्सेज को देख रहे हैं, और उन रिसोर्सेज को देखूं तो आज की नीड तो पूरी हो जाएगी। अभी तो धरती पर इतना पानी है कि आज की हमारी नीड पूरी हो जाए। चिंता क्या है? चिंता फ्यूचर की है। फ्यूचर में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि पानी तो यही है जो है, और इस पानी को अगर हमने फ्यूचर के लिए नहीं सेव करा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्सेप्ट। सैमुअल्सन ने यह बोला कि फ्यूचर नीड्स को भी पूरा करना है, उनको भी ध्यान में रखना, तो ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, गुड। चलिए अब हम बात, इसको बेटा आप नोट डाउन करेंगे कि साइड में जो मैंने लिखा है थोड़ा सा डन सर, कर लिया, वेरी गुड। नाउ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। दो तरह के स्कोप हैं या दो तरह की हमारी अप्रोचेज हैं।
वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं आपको बता दूं ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर कौन थे। ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर रहे जेबी से, एडम स्मिथ और कुछ हद तक अल्फ्रेड मार्शल भी, ठीक है ना। ये सब लोग जो है इसके ट्रेडिशनल अप्रोच के समर्थक थे। दे ऑल वर लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच, जेबी से, एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और जो सैमुअल्सन है या रॉबिन्स हैं वो लोग मॉडर्न अप्रोच के समर्थक रहे। रॉबिन्स हो गए, सैमुअल्सन हो गए, ठीक है। देखिए क्या बोले ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। बिल्कुल सही कहा आपने, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इट स्टडीज मैन्स बिहेवियर एज अ रेशनल सोशल बीइंग। बोले इकोनॉमिक्स में हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इकोनॉमिक पर्सन की बात करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है ही इज अ सोशल पर्सन, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल पर्सन। तो उसका सोशल जो है वो हमें देखना पड़ेगा। सोशल मतलब उसका सोशल क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखना पड़ेगा। इट इज कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। उस इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जो ह्यूमन वेलफेयर है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, अलॉन्ग विद वेल्थ, राइट। वेल्थ तो साथ में है ही। अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसीडर्ड टू बी द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ ने यही बोला। वेल्थ वाज कंसीडर्ड एज मींस टू एंड एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। अब यहां देखो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, और उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से हमारा जो अल्टीमेट पर्पस पूरा होगा वो होगा हमारा वेलफेयर। एन इंडिविजुअल ईदर एज कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इन एन इकोनॉमिक डिसीजन। ये मॉडर्न अप्रोच की बात चल रही है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला उन्होंने, देखिएगा जरा। ही सेड, काम करेगा क्या, नहीं तो डार्क हो जाएगा। एन इंडिविजुअल ईदर एज कंज्यूमर, ये यहां पर अभी मॉडर्न अप्रोच आ गई, ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच आ गई। क्या बोला इन्होंने, ही सेड ईदर एन इंडिविजुअल ईदर एज कंज्यूमर क्या बोले ना, देखो, एन इंडिविजुअल ईदर एज कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इन एन इकोनॉमिक डिसीजन। मैं जैसे अपनी बात करूं, मैं दो कैपेसिटी में बात करूंगा। आपको याद हो तो हमने जब बिगनिंग की थी इकोनॉमिक्स की, तब मैंने आपको समझाया था कि अ पर्सन कैन बी अ कंज्यूमर और कैन बी अ प्रोड्यूसर, यानी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में बात करता है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो हम लोग दोनों ही अपने गोल्स को क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, पॉलिसी मेजर्स। इकोनॉमिक में अल्टीमेटली जैसा कि सैमुअल्सन और रॉबिन्सन ने कहा था, उन्होंने दोनों ने क्या बोला, चॉइस करो। उन्होंने क्या बोला, फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। दोनों ने क्या बोला, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे ध्यान दो। यानी इकोनॉमिक्स में वो ये मानते हैं कि इट नीड टू मेक एन एनालिसिस। आपको जो प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करना पड़ेगा, उनके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बताइए ना, देखो फ्यूचर के लिए हमने डिसाइड करा, ये क्या करा हमने जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक पॉलिसी क्रिएट करी, फ्यूचर पॉलिसी क्रिएट करी, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स कैन दस बी एक्सप्लेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकली टूल्स और बाय एम्पेरिकल मेथड्स। अब चूंकि ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बहुत सारे हमें मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे, बहुत सारे हमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे जिनसे हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। इन अ क्लासिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम इज एंड हाउ टेंड्स टू बी सॉल्व। यहां पर इकोनॉमिक्स ये बताता है कि आपकी क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और सॉल्व कैसे करनी है। इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस।
इकोनॉमिस्ट ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इश्यूज नॉट मेयरली एज दे आर बट ऑल्सो दे शुड बी। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, पुराने वाले इकोनॉमिस्ट क्या करा करते थे, प्रॉब्लम्स क्या है उनके बेसिस पर अपना डिसीजन लिया करते थे। जो नए इकोनॉमिस्ट है, दे ऑल यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट लाइक क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हो सकती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दे यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मैटर्स लाइक दैट। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। अब देखो मैं आपको काम की बात बताता हूं बेटा, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे जाके एक दो जगह और डिस्कस करने वाले हैं। सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई तकलीफ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात। ऊपर जो चारों डेफिनेशंस आपने पढ़ी वो अच्छे से समझ में आ गई ना, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, ये मुझे बताओ। नो सर। गुड, नो सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ऐसे ही जवाब देते रहना है आपको ना। और जो बच्चे अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जो अभी भी चुप बैठे हैं, उनको भी देना है। अच्छा, एक बच्चा तो देखो हमारे बीच रहा भी नहीं, एक बच्चा जो है हमें छोड़ के चला गया। और चलिए कोई बात नहीं, जाने वाले को खैर सर। कौन रोक सकता है। हाँ सर बेटा, ऑप्टिमाइज मीन्स क्या होता है? ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेटा हाई मैक्सिमम चीज, किसी को भी चीज को मैक्सिमाइज करना। जैसे आज आप पढ़ते समय ये चाहते हो कि मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो ऑप्टिमम बेनिफिट मिले, यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। डन सर। चलिए, तो एक जना और हमारे बीच में से चला गया है। अभी अभी सूचना मिली है कि एक जना और हमारे बीच में नहीं रहा। अभी एक जना और चला गया हमारे बीच में से। ये नेटवर्क इशू की समस्या कुछ लोगों के साथ रहती है। चलिए, अब आ जाता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने पहले ही कहा था, ये जो पहला चैप्टर है बेटा थोड़ा सा क्या है ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है तो बोरिंग लगता है। तो बच्चे क्या जल्दी से परेशान हो जाते हैं, बोले यार ये तो बड़ी बोरिंग है यार। बोरिंग तो है भाई साहब, थोड़ा सा पहला चैप्टर तो बोरिंग है, सेकंड एंड ऑनवर्ड्स बोरिंग नहीं है, सेकंड एंड ऑनवर्ड्स इंटरेस्टिंग है। माइक्रो मैक्रो का क्या लफड़ा है, ये दो चीजें क्या है। देखो, ओरिजिनली जब इकोनॉमिक्स बनी थी ना, तब इट वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं थी, राइट। शुरू में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थी। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, मैक्रोस, वहां से आया है, ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, उससे उठाया। मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि इसको चेंज क्यों करा, यही रहने देते हैं, ठीक है ना। कहां गया, वहां पे के था, यहां सी है, बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं। ये हमारा क्या नाम है, ग्रीक वर्ड था। तो इस ग्रीक वर्ड से हमने एक इंग्लिश वर्ड क्रिएट कर दिया और उसका नाम हमने क्या दिया, वो इंग्लिश वर्ड हमारा था मैक्रो। ठीक है बेटा, ये था मैक्रो। ठीक है, अब ये जो मैक्रो है, इस मैक्रो का मतलब क्या होता है, ये मैक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है ओवरऑल। मैक्रो का मतलब होता है बेटा ओवरऑल। ओवरऑल मतलब, ओवरऑल का मतलब होता है कि जब जब पूरे की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं ओवरऑल। दैट इज लार्ज और या फिर बिग, लार्ज या बिग, इसको बोलते हैं मैक्रो। दैट इज व्हेन होल इकोनॉमी, होल कंट्री, होल इकोनॉमी is considered as single unit। यानी आप पूरी कंट्री की बात कर रहे हो, ठीक है, आप पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब कभी भी पूरे के, चलो छोटे लेवल पर जाए, आप अपनी बात कर रहे हो माइक्रो, आप अपनी फैमिली की बात कर रहे हो मैक्रो। तो मैक्रो जो है ना, पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाले कि माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्रिएट किए गए वर्ड्स। माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्रिएट किए गए वर्ड्स नहीं है। माइक्रो एंड मैक्रो एक जनरल वर्ड है। मैक्रो का मतलब ओवरऑल होता है। जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है मैक्रो। और जब हम लोग इंडिविजुअल किसी यूनिट की बात करेंगे तो वो कहलाएगा माइक्रो। तो अगर हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, इट्स अ मैक्रो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन, इट इज माइक्रो। मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूं, इट इज मैक्रो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये माइक्रो है। एक चीज तो मैक्रो मतलब वेरी लार्ज, वेरी बिग, ओवरऑल।
अब लेकिन देखो ना क्या होता है, जब किसी भी, आज अगर मुझे अपनी फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे, ध्यान से सुनिएगा जरा एक पॉइंट को, मैक्रो चल रहा था, अब ये माइक्रो बीच में कहां से आ गया? आपसे अगर आप कोई पूछे कि व्हाट इज योर फैमिली इनकम, कैसे निकालोगे मुझे बताओ जरा। फैमिली की बात करी मतलब मैक्रो लेवल पर बात करी, आपसे अगर कोई पूछे इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। इसी तरीके से आज अगर मैं निकालना चाहता हूं कि हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए कंट्री में हमारे गेहूं का कितना प्रोडक्शन होता है, गेहूं की पैदावार क्या है, भारत में गेहूं की पैदावार क्या है, व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन कंट्री। तो कैसे निकाला जाएगा? जितने भी स्टेट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा, उन स्टेट से पूछेंगे, स्टेट क्या करेगी, सारी जिलों से पूछेंगे, जिले क्या करेंगे, उस जिले में जितने भी किसान हैं जो खेत में गेहूं उगाते हैं उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके खेत में पूरे साल भर में कितना गेहूं इकट्ठा होता है या कितना गेहूं उगता है, आपके साल भर में गेहूं कितना, ऐसा अलग अलग से पूछोगे। यानी आपको क्या करना पड़ा, इंडिविजुअल बंदे से पूछना पड़ा ना, यानी आपको माइक्रो लेवल पर आना पड़ा ना। तो बिना माइक्रो के आप मैक्रो पे नहीं पहुंच सकते। आज अगर कोई पूछे कि भारत की नेशनल इनकम क्या है, तो भारत की तो कुछ भी नहीं है नेशनल इनकम भाई। भारत की नेशनल इनकम क्या होगी? भारत कोई बंदा है क्या? भारत कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है? भारत कमाने जाता है क्या? नहीं ना। तो भारत की इनकम क्या है? भारत की इनकम है भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम क्या है, उनकी इनकम को जोड़ दीजिए तो भारत की इनकम है, सिंपल। तो हमेशा जब मैक्रो को स्टडी करना होता है, मैक्रो को जब पढ़ना होता है, मैक्रो को समझना होता है, तो हमें माइक्रो पे जाना पड़ता है। बिना माइक्रो के नहीं बनता मैक्रो। और अगर मैं बहुत ज्यादा आसान शब्दों में कहूं, मैक्रो कुछ होता ही नहीं है, सारे माइक्रो को जोड़ दो मैक्रो बन गया, राइट। भारत की इकोनॉमी क्या है? हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी इकोनॉमी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है भारत की इकोनॉमी। जैसे हमने भारत की इनकम की बात करी, भारत के प्रोडक्शन की बात करी। आज अगर कोई पूछेगा इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया है कौन? इंडिया कोई पर्सन है? इंडिया कोई एंटिटी है? इंडिया कोई कंपनी है? नहीं, इंडिया मतलब हम सब लोग। तो आज भारत में जितने भी लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, जितने भी लोग आज एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन सबके एक्सपोर्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा भारत का एक्सपोर्ट। यानी इंडिया टोटल इतना एक्सपोर्ट करता है, सिंपल। सो माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं होता, राइट। मैक्रो बेटा कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? माइक्रो होता है। और माइक्रो के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, या माइक्रो को ही एग्रीगेट करके मैक्रो बनाया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई तकलीफ या कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर हम इंडिविजुअल है बेटा? सर इंडिविजुअल इंडिया की बात ले तो माइक्रो होगा मैक्रो? हाँ, दोबारा समझाऊं? नहीं सर, ऑल द कंट्री मैक्रो होगा तो इंडिया माइक्रो होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मैक्रो है, तो फिर इंडिया क्या हो गया? माइक्रो हो गया। अगर हम इंडिया को मैक्रो मान रहे हैं तो हर एक स्टेट अपने आप में माइक्रो हो गए। हर स्टेट को मैक्रो मान रहे हैं तो हर सिटी माइक्रो हो गई। हर सिटी को मैक्रो मान रहे हैं तो सिटी में रहने वाली हर फैमिली माइक्रो हो गई। फैमिली की को मैक्रो मान रहे हैं तो फैमिली का हर एक मेंबर क्या हो गया? माइक्रो हो गया। तो यहां इसलिए आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो आप इसका मतलब आप समझ गए। तो माइक्रो मैक्रो का इकोनॉमिक्स से ही कोई लेना देना नहीं। माइक्रो मैक्रो तो एक जनरल वर्ड है। जब ओवरऑल की बात की जाएगी इट इज मैक्रो, जब इंडिविजुअल की बात की जाएगी, एक सिंगल यूनिट की बात की जाएगी, तो इट इज माइक्रो। और क्या मैक्रो होगा क्या माइक्रो होगा ये डिपेंड करता है आप किस चीज की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे आता है, हम पढ़ना चालू करते हैं। पहले अच्छा माइक्रो के बारे में मैं लिख देता हूं। जैसे मैक्रो ग्रीक वर्ड है ना, ऐसे माइक्रो भी जो है वो भी ग्रीक वर्ड ही है, वो आया है माइक्रो। तो दो बच्चे जो हमारे बीच से चले गए थे वो अभी अभी वापस आ गए हैं, जैसी सूचना मिली। उनका नेटवर्क चला गया था इसलिए कोई बात नहीं। अरे आजा भाई। तो बेटा माइक्रो जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। और अभी अभी हम लोग इतना सारा डिस्कशन कर कर आए हैं, तो इतना तो हमें कंफर्म है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है सिंगल यूनिट।
ठीक है ना, या अ वेरी स्मॉल पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट, और बहुत बोलूं तो मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ पार्ट यानी छोटे से छोटे हिस्से को क्या बोला जाएगा। लेकिन ये ज्यादा हो गया, बहुत नीचे चले गए। अरे माइक्रो तो एक, अभी हम लोगों ने बोला ना, भैया ने कितनी अच्छी बात बोली, कंट्री को भी हम माइक्रो बोलते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो कंट्री भी माइक्रो है। तो मिलियंथ पार्ट, ठीक है, छोटे से छोटे का मतलब जितना कि ओवरऑल के लेवल पर देखा जाएगा उसके हिसाब से। देखें जरा, पढ़ना चालू करते हैं यहां से हम लोग। ये कलर लेंगे। The term micro and macro was introduced by Ragnar Frisch in economics. He is the professor of Oslo University in Britain. According to him, economics is studied in two ways, micro level and macro level. तो भैया क्या होता है माइक्रो लेवल, जरा देखें हम भी माइक्रो लेवल क्या होता है। The word micro is derived from the Greek word micros, which means very small or millionth part. It studies about behavior of individual units. Individual units are consumer or a producer, देखो लिखना, a consumer, a producer, a firm or industry. Marshall developed the microeconomics very well. According to Marshall, microeconomics divide the economy into the small units or small parts and each part is studies. Naturally पूरी इकोनॉमी को आपको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड करा, इसी को क्या बोला जाता है, स्मॉल पार्ट्स को ही माइक्रो बोला जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब यहां इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर क्या बात करते हैं, कंज्यूमर्स नहीं, कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला। हम क्या बात करेंगे, प्रोड्यूसर को कितना मैक्सिमम आउटपुट मिला या कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर को कितना फायदा मिला, कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इस प्रोड्यूसर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये जो हम डिस्कशन करते हैं ये कहलाता है माइक्रो। ठीक है, नीचे डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, आपको जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उतना ही काम का है, उतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड, नॉट गुड्स, प्राइस ऑफ अ गुड यानी एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस इज डिटरमाइंड एंड हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड। राइट, यानी कहने का मतलब, तो उदाहरण के तौर पे है, कहने का मतलब एक सिंगल के बारे में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का कितना सेटिस्फेक्शन आया, एक प्रोड्यूसर का कितना मैक्सिमम आउटपुट आया, या प्रोड्यूसर को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, या किसी पर्टिकुलर गुड्स की कॉस्ट क्या है, गुड्स की नहीं, एक पर्टिकुलर गुड की क्या कॉस्ट है या उसकी सेल प्राइस क्या है। ठीक है, ये इन्होंने एक छोटा सा चार्ट बता रखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, इंडिविजुअल की, जैसे डिमांड सप्लाई एनालिसिस, ठीक है ना, डिमांड एनालिसिस, अरे भैया ये क्या हो, जैसे डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, ठीक है ना, रेंट के बारे में बात करेंगे, वेजेस, ये इंडिविजुअल यूनिट्स है। क्यों, जब वेजेस की बात कर रहे हैं तो हम लेबर की बात कर रहे हैं, वेजेस की बात करते हैं मतलब लेबर। ठीक है, रेंट की बात करेंगे तो लैंडलॉर्ड, अलग अलग की बात कर रहे हैं ना, देखो। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कैपिटल की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बात करेंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इनकी बात करते हैं, जैसे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। ठीक है बेटा, यह है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूज और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बेनिफिट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी, इसमें ये काम में आता है। यानी हमें जब भी इकोनॉमी के ऑपरेशंस, क्योंकि देखो हमने कहा ना, जब तक हम इंडिविजुअली नहीं समझेंगे एक एक पॉइंट को, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे ओवरऑल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में चर्चा करते हैं, उसी के बेसिस पर हम लोग जो है पूरी इकोनॉमिक की बात करते हैं। इट इज अबाउट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल। इट इज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल मतलब एक पूरी इकोनॉमी को मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में वी टॉक अबाउट।
So that is microeconomics. Now let's talk about the macroeconomics. एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रोइकोनॉमिक्स। जैसा भी हमने कहा, द मैक्रो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज और वेरी बिग। द मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल यूनिट्स, इट डील्स विद द एग्रीगेट। टोटल के बारे में ये बात करती है, टोटल के बारे में बात होगी, जैसे नेशनल इनकम, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे टोटल आउटपुट, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट्स, टोटल कंजम्पशन एंड सो ऑन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गार्डनर एक्ले, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सच वेरिएबल्स एज एन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी with the extent of resources are employed with the size of nominal national income with general price। कुछ काम करने छोड़ दो इसको, तुम ये तुम्हारे काम का नहीं, इस पे दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और काम कुछ नहीं आने वाला है। सीधा आएंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे हमने पहले ही कहा टोटल की बात की जाएगी, इंडिविजुअल की बात ही नहीं करते। तो इट टॉक्स अबाउट द नेशनल इनकम, ट्रेंड्स इन द नेशनल इनकम, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, इट ऑल्सो स्टडीज अबाउट द ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन। तो हम क्या करते हैं बेटे, इसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पहले ही हाईलाइट कर दिया एग्जाम्पल में। सो इट्स टॉक अबाउट द टोटल आउटपुट, ये भी हो गया। इट ऑल्सो स्टडीज अबाउट ट्रेड साइकिल्स और इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन देखो कभी इंडिविजुअल नहीं देखा जाता। आज ऐसे इन्फ्लेशन नहीं दिख रहा था मेरी फैमिली में इतना, हम क्या देखते हैं कंट्री में इन्फ्लेशन इतना आ गया। we don't even talk about that how inflation is affecting individual family। हम बात भी जब ये देखते हैं इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा था, ओवरऑल देखते हैं। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। आप कभी ऐसे निकालते हो क्या मेरे घर में महंगाई बढ़ गई, मेरे घर में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया? हम हमेशा कंट्री लेवल पर बात करते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। Both micro and macroeconomics are interdependent. From 1930 onwards there is an importance to, ये तो बेकार है सब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1930 के बाद में इंपॉर्टेंस में आया। इंपॉर्टेंस पहले भी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दोनों की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि बिना मैक्रो के माइक्रो का कुछ काम ही नहीं है। अगर आज इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कशन कर भी लेंगे और जब तक उसको हमने ओवरऑल लेवल पर उसका इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला तब तक हम उसका करेंगे भी क्या, वो वैसे भी बेकार है हमारे लिए। सो वी नीड टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एट ओवरऑल लेवल। सोचो ना, आज अगर मैं ये स्टडी कर भी लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज अपन ये स्टडी कर भी ले कि मेरी इनकम इतनी बढ़ गई या किसी और की इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिम्पल की इनकम बढ़ गई या जितेंद्र की इनकम बढ़ गई, हुसैन की इनकम बढ़ गई, कुणाल की इनकम बढ़ गई, तो करोगे क्या इसको जानकर भाई? ये जो आपने इंडिविजुअली जान भी लिया तो इसका फायदा क्या? अल्टीमेटली इनको एग्रीगेट करके लाना तो मैक्रो लेवल पे ही पड़ेगा ना। तो माइक्रो की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैक्रो की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो in the scope of macroeconomics we talk about theory of output, theory of trade cycle, theory of inflation, theory of economic growth and so on, consumption, investment। ये सब के बारे में आगे बहुत सारा डिस्कशन करना है, हमें बहुत सारी चर्चा करनी है, बहुत सारी बात करनी है। The macroeconomics analyzes some problems of the economy, जैसे level of output and employment, fluctuation level in output, employment, national income। देखो बेटा, इंडिविजुअल के बेसिस पर आप फ्लक्चुएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम जब फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, नहीं अप एंड डाउन कितना हुआ, तो ओवरऑल कंट्री में महंगाई बढ़ गई, कंट्री में महंगाई कम हो गई, प्राइजेस बढ़ गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ओवरऑल लेवल पर है। चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदे हैं? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमी को समझना है तो आपको मैक्रो काम आएगा, क्योंकि कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है वो तो मैक्रो से ही पता चलेगी। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स, टेकिंग रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्री में
ट्रेड साइकिल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको स्टेबल करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए, तो ये था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम यहां पर एक बड़ी अच्छी बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के नेचर की बात, ठीक है ना, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स क्या साइंस जैसी लगती है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक दैट इज, क्या इकोनॉमिक्स साइंस जैसी है या आर्ट जैसी है? क्या है इकोनॉमिक्स? ये सवाल मन में आता है ना। क्या इकोनॉमिक्स डिडक्टिव मेथड है और या फिर कंडक्टिव मेथड है? क्या है इकोनॉमिक्स? ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। हम बस वही नेचर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? क्या ये साइंस की जैसे बिहेव करती है क्या? ठीक है, ये हम बात करते हैं, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो साइंस है क्या, साइंस क्या करती है, पहले ये पता हो, तब देखेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस जैसी लगती है या नहीं। भाई साइंस के बारे में ही नहीं पता तो हम लोग ये कैसे बताएं कि इकोनॉमिक्स साइंस जैसी है या नहीं? तो साइंस में ऐसा क्या होता है, फिर मैच करने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें साइंस में है क्या वो इकोनॉमिक्स में है या नहीं। देखो साइंस में क्या होता है, साइंस बेसिकली एक छोटा सा काम करती है, इट सेट रिलेशनशिप, इट सेट अ रिलेशनशिप। साइंस के ना लॉजिक पे बात करती है, तो इट सेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी चीज के होने के कारण को ढूंढो और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको ढूंढो। साइंस ऐसा बोलती है, क्योंकि साइंस तो लॉजिक पे काम करती है ना, साइंस हवा में तो बात करती नहीं। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई चीज है कि अगर इकोनॉमिक्स में भी यही फीचर हुए तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लेकिन अगर ये फीचर नहीं हुए तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। तो हमें साइंस के फीचर देखने पहले। तो साइंस में क्या होता है, साइंस चलती है लॉजिक पे, और साइंस कहता है कि किसी भी चीज के होने के कारण और उसके होने के प्रभाव, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप सेट करना बड़ा जरूरी होता है। किसी भी चीज के होने और उसके प्रभाव, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप सेट करना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप। अब ये कैसे सेट होता है, हाउ दिस रिलेशनशिप इज सेट, हाउ दिस रिलेशनशिप इज सेट आउट। तो इसके लिए क्या करना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी पड़ती है, मेहनत ये करनी पड़ती है कि हम लोगों को जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा करना पड़ता है, यानी किसी भी चीज के ऊपर जब एनालिसिस करना हो, उसके कारण को ढूंढना हो, उसके प्रभाव को ढूंढना हो, तो सबसे पहले डेटा को कलेक्शन करना पड़ता है, उस चीज से रिलेटेड डेटा को। उसके बाद में उन डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उस डेटा का क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी आपने किसी चीज के बारे में बहुत सारा डेटा इकट्ठा करा, तो उस डेटा को पहले एनालाइज करो, उसमें से फैक्ट्स को ऑब्जर्व करो, डेटा को अलग अलग करो। ये डेटा ये फैक्ट बताता है, ये डेटा ये फैक्ट बताता है। करते हैं ना एनालिसिस हम लोग, एनालिसिस वाला पोर्शन। तो जैसे बीमारी का एनालिसिस करते हैं, तो डॉक्टर आपकी बीमारी का एनालिसिस कैसे करता है, आपकी सारी बीमारी के बारे में जानकारी लेता है, फिर ऑब्जर्व करता है, सुबह बीपी कम था, दोपहर को ज्यादा था, परसों रात को ज्यादा था, कल रात को कम था, और फिर उसको क्लासिफाई करता है, अलग अलग करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर क्या करता है, फाइनल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। यही काम करते हैं हम साइंस के अंदर, हरी बात समझ में। और जब ये पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद में हमारा फाइनल स्टेप आता है, वो होता है मेकिंग एक जनरल रूल हम बनाते हैं, मेकिंग जनरल रूल, यानी जनरलाइजेशन, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन।
जनरलाइजेशन मतलब एक जनरल नियम बनाया जाता है, एक कॉमन प्रिंसिपल बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद एक कॉमन रूल बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल रूल, ठीक है ना। ये मेकिंग जनरल रूल ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स और लॉस, ठीक है। और उसके बाद में इस ऑन बेसिस ऑफ अबव जनरल रूल, ऑन द बेसिस ऑफ अबव जनरल रूल हम लोग क्या करते हैं, रियल सिचुएशंस जो होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, सिचुएशन आर टेस्ट, यानी जो भी रियल सिचुएशन होगी, जैसे कोविड के लिए हमने बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व करा, उसके बाद उनके सिम्टम्स देखे, फिर वर्ल्ड WTO ने एक जनरल रूल बनाया कि अगर हम लोग मास्क लगा के रखें तो कोविड से बच सकते। उसने कितने सारे केस एनालाइज करे होंगे, उसके बाद उसने बोला हाथ को अगर सैनिटाइज करते रहें तो हम लोग कोविड से बच सकते हैं। ये कुछ साइंस के रूल होते हैं। कल मैं और कंटिन्यू करूंगा यहां से जनरल रूल के बारे में, और चीजें मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और हम बात करेंगे क्या साइंस की तरह इकोनॉमिक्स भी साइंस है या नहीं, ठीक है बेटा। सर ये थोड़ा सा ऊपर करो सर, ऊपर कर, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था। लो यहीं से ना, यस सर। ले लो। हाँ बेटा, सर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का चार्ट के ऊपर भी कर देना है स्क्रीन हाँ करता, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। सर थोड़ा और ऊपर करो सर। ये वाला ना, नहीं सर, चार्ट है ना नीचे उसका, नीचे नीचे। हाँ सर, ये ये वाला